नमस्कार, मैं सुनील भारद्वाज घोसी डिजिटल एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्टेप लिख रखा है कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स कहाँ पाया जाता है। डेटा मेन्यू के अंतर्गत डेटा टूल्स ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स होता है। आइए अब जानते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस क्या है। व्हाट इफ एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक टूल है जिसकी सहायता से विभिन्न डेटा तथा विभिन्न फंक्शन में परिवर्तन करने पर उसका परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुल 3 टूल होते हैं। पहला है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक, तीसरा डेटा टेबल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। सिनेरियो मैनेजर क्या है। सिनेरियो मैनेजर डिजिटल टूल्स का एक ग्रुप है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न परिस्थितियों में डेटा परिणामों को बनाने, विश्लेषण करने और तुलना करने की अनुमति देता है। सिनेरियो मैनेजर की सहायता से एक ही सेल में कई संस्करण को स्टोर किया जा सकता है। ये डेफिनेशन और भी आपकी क्लियर हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखते हैं सिनेरियो मैनेजर का यूज कैसे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे देख रहे हैं, मैं पहले से ही एक डेटा बना रखा हूं जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट दर्शाया गया है 5000 रुपये, इंटरेस्ट रेट 10% है और टाइम पीरियड है 5 साल। मतलब यहाँ माना गया है कि मूलधन 5000 रुपये पे जिस पे वार्षिक ब्याज 10% हो तो 5 सालों में या 5 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा जिसका कैलकुलेट किया जा रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र संभवतः सबको पता होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल में कोई भी फार्मूला या फंक्शन एंट्री करने से पहले इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो हम इक्वल साइन, इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट जिसका सेल एड्रेस है C2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट से जिसका सेल एड्रेस है C3, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं C4 से और इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 100 से। डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं आपका साधारण ब्याज आ चुका है जो कि 2500 रुपये है। अब देखते हैं सिनेरियो मैनेजर के बारे में। इसके लिए हम आएंगे डेटा मेन्यू में। यहाँ आप देख रहे हैं डेटा टूल्स नाम का ग्रुप है जिसमें आप देख रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस, जो स्टेप मैंने आपको पहले ही दिखाया था। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला जो आपको टूल्स मिल रहा है वो है सिनेरियो मैनेजर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ राइट साइड आप देख रहे हैं एक ऐड नाम से बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जहाँ सिनेरियो नेम नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ जो भी आप सिनेरियो बनाने जा रहे हैं उसका आप नाम देंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं अपने क्राइटेरिया के आधार पे। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट 5000 रुपये जिसपे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ मैं प्रिंसिपल अमाउंट को ही शॉर्ट फॉर्म में P दर्शा दे रहा हूँ और अमाउंट यहाँ दिखा दे रहे हैं 5000 रुपीज़। अब चेंजिंग सेल में जो होता है कौन कौन सी सेल हैं जो चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी, उन सेल का सिलेक्शन कर लिया जा रहा है। ये सेल्स होंगी जो परिवर्तित होगी, इसका हमने सिलेक्शन कर लिया। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ कमेंट दिया हुआ है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पीसी नेम जो है पीसी नेम सिरान खान आ रहा है, यहाँ मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। या कुछ और भी आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखेंगे। ये तो क्रिएटेड बाय सुनील भारद्वाज है जो दिखा रहा है। तो आप कोई कमेंट अगर इसके बारे में देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते थे। आगे आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन में जो है पहला ये चेक बॉक्स है प्रिवेंट चेंजेस। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है। चेक्ड करने से आप ये सिनेरियो जब प्रिपेयर कर लेंगे उसके पश्चात यदि आपके डेटा में किसी के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो आपके सिनेरियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वही आप इसको अनचेक कर देते हैं उस परिस्थिति में यदि डेटा में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो आपके सिनेरियो में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जैसी आपकी ज़रूरत होगी इसका यूज करेंगे। यदि हम प्रिवेंट चेंजेस जो है चेक्ड कर ले रहे हैं और इसको कहते हैं ओके। ओके करते ही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिख रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चेंजिंग सेल यू स्पेसिफाइड कंटेन अ फार्मूला। मतलब ये जो भी चेंजिंग सेल्स आपने सिलेक्शन किया है इनमें से कम किसी एक सेल में फार्मूला होना चाहिए, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट, हमने फार्मूला से ही निकाला था।
और आगे आपको बताया कि फार्मूला इन चेंजिंग सेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू व्हेन यू शो अ सिनेरियो। जो फार्मूला है चेंजिंग सेल में, जब आप सिनेरियो को यूज करेंगे, शो करेंगे, तो यही सेल जो होती है रिप्लेस होती है उस वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से, जो आपके सिनेरियो में होगा। यह आपको यहाँ से जानकारी दी जा रही है। जैसे ही आप ओके करेंगे, सिनेरियो वैल्यूज आ जा रही है, जो भी आपकी चेंजिंग सेल सेलेक्टेड है उनके पास क्या क्या वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ थी वो एज इट इज ही यहाँ दिख रही है। और फिलहाल हम कह रहे हैं ओके। ओके करते ही आप देख रहे हैं एक नया सिनेरियो P5000 के नाम से ऐड हो चुका है। और अब हम इसको करते हैं क्लोज। एक नया सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हम कह दे रहे 6000, यहाँ 6000 प्रिंसिपल अमाउंट पे हमने किया और सिंपल इंटरेस्ट तुरंत आपका आ गया 3000 रुपये। एक नया सिनेरियो ले लेते हैं, सॉरी कर्सर यहीं रख लेते हैं और व्हाट इफ एनालिसिस में फिर से आएंगे। सिनेरियो मैनेजर फिर से आप ऐड करेंगे और यहाँ से अपना सिनेरियो दे देंगे। अभी जो है प्रिंसिपल 6000 दे दिया। रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पहले दिया गया था। यहाँ कमेंट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें करें, बाकी सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ओके करेंगे। यहाँ देखिए जो भी वैल्यू चेंज की गई थी, चेंजिंग वैल्यू आ चुकी है और आप ओके करेंगे, एक नया सिनेरियो और ऐड हो गया। फिर जो है इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर से एक नया सिनेरियो हम ले रहे हैं। यहाँ वैल्यू जो है वो 7000 कर दे रहे हैं, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 7000 कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट फिर चेंज हो गया। अब जो है फिर से हम सिनेरियो मैनेजर पे आ रहे हैं और यहाँ से एक नया सिनेरियो ऐड कर रहे हैं P7000। ऑलरेडी रेंज सेलेक्टेड है, सब कुछ एज इट इज़ है। ओके किया, परिवर्तन हो चुका है और हमने ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने अलग अलग जो है 3 सिनेरियो पे सिनेरियो मैनेजर में हमने ऐड कर लिया और अब क्लोज कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ जो है किसी के द्वारा कोई भी परिवर्तन कर दिया जा रहा है, मान लेते हैं 12% ब्याज दर हो गया और आपने अलग अलग सिनेरियो बना रखी है। आपको बाद में जरूरत पड़ती है कि अगर 5000 मूलधन हो और जो भी इंटरेस्ट है वो टाइम पीरियड एज इट इज जो पहले था उसी क्राइटेरिया पे आप जानना चाह रहे हैं कि क्या था या क्या है, तो आप यहाँ आएंगे, बस शो करेंगे। ऑलरेडी आप रिजल्ट देख पा रहे हैं 2500 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसे ही किसी अलग सिनेरियो पे जो आपने 6000 पे बनाया था, इस पे देखेंगे उसका अमाउंट आ गया। 7000 पे देखेंगे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जा रहा है। तो ये है सिनेरियो मैनेजर, जो अलग अलग सिनेरियोज पे आप उस सिचुएशंस पे उसको आप ऐड करके रख सकते हैं, जिनका बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप शो करके या सिनेरियो मैनेजर का यूज करके आप रिजल्ट या परिणाम देख पाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में ना आया होगा वीडियो रिपीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेरियो मैनेजर्स के बाद अब हम जानते हैं गोल सीक। गोल सीक क्या है? गोल सीक टूल्स को बैक सॉल्वर भी कहा जाता है, जिसकी सहायता से मनचाहे परिणाम या प्रीडिफाइंड रिजल्ट्स को प्राप्त किया जाता है। यह फंक्शन या टूल्स आपको आपके परिणाम तक पहुंचाने के लिए स्वतः ही उससे संबंधित तथ्यों डेटाज में परिवर्तन कर देता है। आइए इसे भी हम देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। फिर से हम चलते हैं सीट पे और आते हैं यहाँ गोल सीक नाम के सीट पे। यहाँ पहले से ही मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, आप अपने अनुसार कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1-2 मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 1 में मैंने एक लोन अमाउंट लिया है 12 लाख रुपए, जिसका इंटरेस्ट रेट 10% है और टाइम पीरियड 5 साल 5 ईयर है। इसका हमें EMI कैलकुलेट करना है कि पर मंथ मतलब हर महीने कितने की किस्त आएगी यदि इस लोन को ब्याज सहित 5 सालों में पूरा हमें जमा करना हो। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। EMI कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, फाइनेंशियल फंक्शन होता है PMT। इसके बाद जो होता है आप इंटरेस्ट रेट का सेल एड्रेस देंगे, जिसका सेल एड्रेस है C12। क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मंथली हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है ये ईयरली है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, ताकि ये भी मंथली हो जाए। इसके बाद है NPR मतलब नेट पीरियड मतलब लोन पीरियड।
तो NPR का सेल एड्रेस अब हम लेंगे, जो सेल है एड्रेस है C13, और ये भी ईयरली है, कैलकुलेशन मंथली है, तो इसे भी हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से। अब आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन अमाउंट, जिसका सेल एड्रेस है C11, ये हमने प्रोवाइड किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। इंटर करते ही आप देख पा रहे हैं EMI की जो वैल्यू है वो आ चुका है 25,496 रुपये 45 पैसे अप्रॉक्स। इसको हम राउंड फिगर में करेंगे तो 25,496 रुपये आ रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है जो आप पहले से कर पा रहे हैं। अब यहाँ यूज करते हैं हम गोलसिक का। जैसा कि परिभाषा में मैंने बताया कि गोलसिक एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से आप अपने मनचाहे परिणाम तक पहुंचने का कार्य करते हैं। तो EMI जैसे आपकी 25,496 रुपये आ गई है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 25,000 EMI आप नहीं भर सकते। यदि आप चाहते हैं कि अगर हम 20,000 ही EMI भरें हर महीने, तो फिर हमें कितने रुपए का लोन मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस में ही गोलसिक का उपयोग किया जाता है। तो फिर आते हैं हम डेटा मेन्यू में, व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं गोलसिक। सेट सेल जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जहां आपका कैलकुलेशन यूज हुआ होगा, जहां भी आपने फार्मूला यूज किया होगा, वो आपकी सेट सेल होगी, जिसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेलेक्टेड होगा तो ऑलरेडी आ जाएगा, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो सेल वहां आ जाती है। इसके बाद ये टू वैल्यू जो आपका प्री डिफाइंड रिजल्ट है, मनचाहा परिणाम है, जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं या जिसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 25,000 के बजाय 20,000 ही हम EMI दे पाएंगे, तो हमने यहाँ 20,000 सेलेक्ट किया। और अब हम क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं जो आपकी EMI कैलकुलेट हो रही है वो 3 चीज़ों पर निर्भर है, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और लोन पीरियड। तो हम चाह रहे हैं कि रेट तो हम कम या ज़्यादा कर नहीं सकते, वो तो बैंक प्रोवाइड करेगा, टाइम पीरियड भी लगभग वही होता है। तो हम लोन अमाउंट पे चेंजिंग सेल दे रहे हैं। हम यहाँ से कह रहे हैं कि लोन जो होगा वो परिवर्तन होके पता हमें चले कि हमें कितना का लोन मिलेगा। हमने ओके किया। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ 20,000 की EMI पे आपको 9,41,307 रुपये लोन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सही आप पे करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अन्य भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करें। फिर से आप जाइए डेटा मेन्यू में, यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस, गोलसिक। अब हमारा जो वैल्यू है, हम चाह रहे हैं कि नहीं यार हम 20,000 भी नहीं दे पाएंगे, हम जो है 15,000 ही EMI भर पाएंगे। अब हम 15,000 EMI कर रहे हैं और फिर से जो है चेंजिंग सेल में लोन अमाउंट को ले ले रहे हैं और यहाँ से हम कह रहे हैं ओके। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं 15,000 EMI पे आपको जो है 7,05,981 रुपये का लोन आपको प्राप्त हो रहा है। तो गोलसिक का उपयोग देख पा रहे हैं, परिभाषा जो आपने इसके पहले पढ़ी, परिभाषा पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आगे मैंने यहाँ एग्जांपल 2 लिख रखा है, जिसमें कोई प्रोडक्ट है जिसकी 20 यूनिट 420 रुपये के हिसाब से सेल करने पे टोटल जो सेलिंग अमाउंट हो रहा है वो 8400 रुपये हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार हमारा सेल अमाउंट 8400 नहीं, कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। अब उसके लिए चाहे हमारे किसी अधिक प्रोडक्ट सेल करना पड़े या प्राइस बढ़ानी पड़े, जो भी हमारी क्राइटेरिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम गोलसिक का ही प्रयोग करेंगे। तो फिर से वही स्टेप आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। डेटा मेन्यू में आएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स में गोलसिक और सेट सेल ऑलरेडी सेलेक्टेड है आपकी। देखिए एक चीज का हम आप यहाँ ध्यान देंगे, जो अमाउंट था इसको मैं पहले से ही कैलकुलेट कर रखा था। आप यहाँ देखेंगे फार्मूला बार पे दिख रहा है F11 इंटू F12, मतलब यूनिट प्राइस इंटू यूनिट्स, मल्टीप्लाई करने पे आपका जो है सेल अमाउंट पता चला है। वो फार्मूला वहाँ नेसेसरी है, तभी ये कार्य करेगा, जो कि मैं पहले यहाँ दे चुका हूँ। तो ये आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप देखेंगे कम से कम एक सेल ऐसी होनी चाहिए जहाँ फार्मूला होना चाहिए। तो ये मैं दे चुका हूँ, तो सेट सेल सेलेक्ट हो गई। इसके बाद जो है हमारी टू वैल्यू मतलब टारगेट जो हमारा है वो है 10,000 का, कि हमारी सेलिंग जो है कम से कम 10,000 की होनी चाहिए। अब हम चेंज क्या चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितनी यूनिट, हम प्राइस न बढ़ाएं, कितनी यूनिट सेल करें कि हमें 10,000 रुपये सेल हो जाए। ओके कर रहे हैं। ओके करते ही आप देख रहे हैं 23.8 लगभग आपके जो है 24 यूनिट अगर आप सेल करेंगे तो आपका 10,000 का सेल हो पाएगा।
इसको हम राउंड फिगर में कर दे रहे हैं। तो ये है गोल सीक का प्रयोग। अन्य भी एग्जाम्पल्स हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने अनुसार देखते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। गोल सीक में इतना ही। अब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, इसके अलावा एक तीसरा टूल्स था डेटा टेबल। अब डेटा टेबल पे आते हैं कि डेटा टेबल क्या है। डेटा टेबल टूल्स को सॉल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से मल्टीपल वैल्यूज में परिवर्तन करने पर मल्टीपल रिजल्ट्स को प्राप्त किया जाता है। जैसे आप गोल सीक का प्रयोग कर रहे थे, गोल सीक की तरह ये काम करता था, लेकिन आपने देखा कि गोल सीक एक सिंगल वैल्यू पे काम करता था, कोई भी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू को ही परिवर्तित करता था। लेकिन डेटा टेबल उसी का जो है एक सुधरा हुआ रूप है, जो मल्टीपल वैल्यूज में परिवर्तन करके मल्टीपल रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करेगा, प्रदान करेगा। आइए देखते हैं डेटा टेबल। यहाँ डेटा टेबल नाम से एक मैंने अलग शीट ले रखी है और यहाँ पहले से ही एक क्राइटेरिया बना रखी है। पहला एग्जांपल जिस पे आपने प्रैक्टिस किया था, जिस पे 25,496 जो है आपकी EMI आ रही थी। अगर इसी पे हम आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं, अगर हम चाहते हैं अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे इंटरेस्ट रेट यहाँ 10% था, हम यहाँ 7%, 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग रेट पे, और लोन पीरियड अलग अलग, जैसे 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 और 30। हमारा लोन अमाउंट सेम ही रहे और हम इन अलग अलग क्राइटेरिया में हम जानना चाह रहे हैं कि अगर 7% ब्याज दर हो तो 5 साल जमा करेंगे तो कितना, 10 सालों में जमा करना हो कितना, 15 में करना हो, तो इसके अलग अलग क्राइटेरियाज पे ये आप रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में ही हम यूज करते हैं डेटा टेबल। इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ जानबूझ के यहाँ एक स्पेस दे रखा है, क्योंकि यहाँ जो होता है हम उस वैल्यू को कॉपी करते हैं जहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया होता है। जैसे जो एग्जांपल हम जिसका यूज करने जा रहे हैं वहाँ EMI हमने कैलकुलेट किया है, तो जिसका सेल एड्रेस है C8, तो C8 जो है वो हम यहाँ कॉपी करते हैं, या तो इक्वल करके आप क्लिक कर लें या इक्वल C8 लिखें और इंटर करेंगे, वह वैल्यू यहाँ जो होती है कॉपी हो जाती है। इसके बाद आपको ये सिलेक्शन करना होता है। आप ध्यान देंगे सिलेक्शन करते समय या इंटरेस्ट रेट और लोन पीरियड जो लिखा गया ये सिलेक्शन नहीं करना होता है, आपको यहाँ से ही सिलेक्शन करना होता है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे पूरा जहाँ तक आपने ये डेटा टेबल बना रखी है। अब सिलेक्शन करने के पश्चात आप डेटा मेन्यू, व्हाट इफ एनालिसिस और डेटा टेबल पे आएंगे। बहुत ही सिंपल है ये। आप यहाँ देख रहे हैं जब डेटा टेबल डायलॉग बॉक्स आ रहा है तो यहाँ रो इनपुट सेल पूछ रहा है, तो आप यहाँ देखें कि रो में आपने क्या दे रखा है। तो आपको पता होगा ये रो होती है ये, और ये जो होता है ये कॉलम्स होता है। तो चूंकि ये बताते वक्त ही सिलेक्शन ले लिया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो रो में आप देख रहे हैं, रो में आपने क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट। तो आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट को रो में आप सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं आप कॉलम्स में आपने जो है लोन पीरियड दे रखा है, तो यहाँ से लोन पीरियड को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनका ही सिलेक्शन करेंगे, इनके हेडर्स का नहीं, क्योंकि कोई भी जो भी कैलकुलेशन होगा न्यूमेरिक फील्ड पे ही होता है। तो सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से कहेंगे ओके। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट आपको प्रदान कर रहा है। जैसा कि परिभाषा में मैंने पहले ही बताया था कि डेटा टेबल एक ऐसा टूल है जो विभिन्न मतलब मल्टीपल वैल्यूज पे मल्टीपल रिजल्ट आपको प्रदान करता है। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग वैल्यूज हैं, जो है अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, और अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग परिणाम आपको दिया है, जिससे कि इसकी परिभाषा पूरी तरीके से परिभाषित होती है। तो यह एक उदाहरण था। चलिए मैं एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है ये, अब इसके लिए हम यहाँ से एक बना दे रहे हैं। यहाँ से हम कह रहे हैं यूनिट्स है, और अगला दूसरा हम यहाँ से ले रहे हैं यूनिट प्राइस। अब जो है इसके पश्चात यहाँ से यूनिट्स में 20 यूनिट से शुरू हो रहा है, 20 के बाद हम यहाँ से 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। ऐसे ही आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जहाँ तक कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं 50 तक बना दे रहा हूँ।
ये आपकी यूनिट्स है और यूनिट प्राइस जहाँ तक 420 से शुरुआत हुआ है तो 420 हो तो कितना होगा 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और 500। हम इन क्राइटेरियाज पे आपको इसका यूज़ कर रहे हैं। फिर से देखेंगे आप, मैंने जानबूझ के यहाँ एक स्पेस छोड़ा है, यहाँ हम कॉपी करेंगे, जहाँ उसका कैलकुलेशन हुआ होगा वहाँ जो है सेल अमाउंट F6 में है, तो यहाँ आप लिखेंगे F6 और कहेंगे इंटर। तो रिजल्ट जो है कॉपी हो चुका है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा, देखने में आसानी होगा। ये है यहाँ पे, और यहाँ भी इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम यहाँ से सिलेक्शन कर ले रहे हैं पूरा कंप्लीट, और यहाँ से सॉरी सिलेक्शन हट गया, सिलेक्शन हो चुका है। अब हम आएंगे डेटा मेन्यू में, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। अब यहाँ भी कह रहा है रो इनपुट सेल। रो में आपने क्या दे रखा है, रो में है आपका यूनिट प्राइस, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे यूनिट प्राइस को, और कॉलम्स में आपने दे रखा है यूनिट्स, तो यहाँ से आप यूनिट को लेंगे और यहाँ से कहेंगे ओके। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं कि जब यूनिट प्राइस 420 होगी, यदि आप 20 यूनिट सेल करते हैं तो कितना 840, जो कि आप यहाँ रिजल्ट है वो देख पा रहे हैं। 25 पे कितना, 30 पे, 35 पे, 50 पे, ऐसे ही अगर प्राइस बढ़ाई जाए तो आप अपने गोल से होगा उसको रिसीव कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये था डेटा टेबल। व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत 3 टूल्स थे, तीनों मैंने आपको समझाया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो के इंप्रूवमेंट से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद।